2 मिनट रुक जाओ सर। स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ अधिवेशन में पास हुआ था। अरे स्वराज का प्रस्ताव 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक बोलेंगे लखनऊ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। क्या मंटोस क्या पूछ रहे हैं सर? दिव्यांग सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, बहुत टेंशन में हूँ। कहीं से भी बनवा लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लीजिए। सर डेली पढ़ाइए ना प्लीज। हाँ मैंने आज बात कर ली है। अब मंडे, अब कल तो कोई होता नहीं है, मंडे को उनसे मैं पूछूंगा कि मेरी जो वाईटी वाली क्लास है उसको सैटरडे संडे के लिए शिफ्ट कर दें और मेरे को रेगुलर 8 बजे का दे दें सब टाइम ना, पूरे 5 दिन का। ठीक है, पूछता हूँ। हाँ दीपक जी, नेक्स्ट वीक से स्लाइड पहले ही बनवा लूंगा ना। अरे नहीं नहीं स्मिता जी, बिल्कुल आशीर्वाद है, सबके ऊपर आशीर्वाद है, सबको प्यार है भाई। मैं नहीं देख पाता हूँ कई बार कमेंट। स्वराज वर्ड का यूज सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था? नहीं, स्वराज शब्द का इस्तेमाल अगर पूछेगा, शब्द का इस्तेमाल, तो सबसे पहले करेंगे दयानंद सरस्वती, स्वराज का भी और स्वदेशी का भी। स्वराज का नारा अगर पूछेगा सबसे पहले किसने दिया, तो तिलक। लेकिन अगर पूछा जाएगा कांग्रेस मंच से स्वराज का प्रस्ताव किसने पास किया, तो दादा भाई नौरोजी। सर ज्योग्राफी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर, अभी तक सिर्फ 2 क्लास हुई है। ठीक है सुषमा जी, मैं बात कर लेता हूँ। अभी करूँ क्या इसका, लाइव क्लास का? रुको यार, लग रहा है क्लास आज की गई। रुक जाओ, वेट करो जरा। हाँ, चलो भाई, हमारे ऑलरेडी 8 मिनट खराब हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यार, मत पर ये सब मत सोचा करो। बस बस एक बात याद रखो, अगर अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर रिवीजन करूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जो क्लास आपको जब पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन अगले दिन तक आपके पास हो जाना चाहिए। ठीक? आज 9:30 तक पढ़ाइएगा। नहीं, मेरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्लास है 9 बजे से। अगले सैटरडे पढ़ाएंगे आप लोगों को 2 घंटे, पहले ही बुक करा लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों को शुरू करना था 1916 लखनऊ कॉन्फ्रेंस से। ठीक, किससे शुरू करना था? लखनऊ कॉन्फ्रेंस से।
लखनऊ अधिवेशन से। तो कल हमने बताया था आपको कि इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस पर हमने बात की थी। एसी मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट। एसी मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। और हमने आपको बताया था कि इस अधिवेशन में हमने आपको बताया था कि इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक साथ, नरम दल और गरम दल एक साथ उपस्थित हुए। नरम दल और गरम दल एक साथ क्या हुए? उपस्थित हुए। और इसी अधिवेशन में, इसी कॉन्फ्रेंस में, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। लखनऊ समझौता कहा गया। ठीक। यहां पर हमने बात छेड़ी थी। यहां पर हमने क्या किया था? बात छेड़ी थी। क्लियर है? बताओ। ब्लैक स्क्रीन हो गई? ये कैसे हो गया? ब्लैक स्क्रीन कैसे हो गई? वेट करो जरा, वेट करो। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन ब्लैक हुई है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या, बताना। आवाज आ रही है? अब स्क्रीन ब्लैक हो गई। कर चुका। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वेट करो, वेट करो, बुला रहे हैं। आज क्लास को लग गई नजर बहुत बढ़िया। सब लोग मिल के हमको नजर लगा दी है। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब ओबीएस की हुई है, किसकी हुई है भगवान जाने। ओबीएस तो बंद है ना, एप्लीकेशन पे चल रही है कुछ उपाय? स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब बताओ, अब ठीक है? अब ठीक है? ठीक है, चलो। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो जाएगा? लखनऊ पैक्ट हो जाएगा, लखनऊ समझौता हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट। ठीक। इस समझौते में, इस समझौते में दोनों पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने एक प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए, के लिए
संयुक्त प्रयास पर बल दिया। ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट both parties, according to this pact, both parties, according to this pact, both parties agreed to form a representative गवर्नमेंट। ठीक। एक कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल, एक प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें क्या मिल सके, हमें सीटें मिल सकें और हम लोग सरकार के सामने अपनी बात क्या कर सकें, रख सकें। तो ये बात इस पैक्ट के अंदर हुई थी। हालांकि कुछ लोग इस बात से बहुत नाराज थे। ठीक। तो मैं नोट करके आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे पहला पॉइंट कि इस समझौते में प्रमुख भूमिका तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। ठीक है। तो ये लोग मेन आदमी थे। कौन कौन? तो इसका जो क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट ऑफ दिस पैक्ट किसे दिया जाता है? तिलक एंड जिन्ना को। ठीक है। तिलक और जिन्ना को दिया जाता है। ठीक। अच्छा, यहां पर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि नरमपंथ और नरमपंथ और गरमपंथ के बीच समझौते का प्रयास, समझौते के प्रयास का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट को दिया जाता है। ठीक। कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो एक हो गए, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? इसका क्रेडिट दिया जाता है तिलक और एनी बेसेंट को कि इन्होंने क्या किया था, इनके बीच में समझौता कराया था। इन्होंने क्या किया था? इनके बीच में समझौता कराया था। ठीक है। और एक जो क्रेडिट दिया जाता है वो किस चीज का? इस समझौते मतलब लखनऊ समझौते, लखनऊ समझौते का लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। तो मदन मोहन मालवीय अपोज्ड लखनऊ पैक्ट। मदन मोहन मालवीय अपोज्ड लखनऊ पैक्ट। बताओ, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बताइए, क्लियर है यहां तक? बताइए।
बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर। तमन्ना कह रही हैं कि सर मैं कब से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। तमन्ना एक बात बताओ बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप कोई सवाल पूछ रहे हो? और अगर मैं आपके सवालों के ही जवाब देता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब बेटा? पूछिए क्या पूछ रही हैं आप, पूछिए क्या पूछ रही हैं आप। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो लखनऊ पैक्ट पूछा जा सकता है, और ये नोट लिखा है, जितनी चीजें मैं नोट करके लिखवाता हूं वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब तमन्ना जल्दी पूछो बेटा, तब तो मैं आगे बढ़ूं। सर स्वदेशी मूवमेंट आंध्र प्रदेश में हुआ था, नहीं बच्चा, स्वदेशी मूवमेंट पूरे भारत के कुछ कुछ इलाकों में फैलेगा, मैंने कल पढ़ाया था। तो ऐसा ही एक आंदोलन आंध्र के गुंटूर इलाके में, सॉरी आंध्र के डेल्टा इलाके में चल रहा था, उसे वंदे मातरम आंदोलन कहते थे। तो वंदे मातरम मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, उसका एक क्या है, भाग है। ठीक है, जैसे दिल्ली में सैयद हैदर रजा कर रहे हैं तो वो उसका क्या है, एक पार्ट है। ठीक, उसका पार्ट है। क्या तर्क देके विरोध किया था? बोले थे कि ये सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है। वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग अपने फायदे के लिए कर रहा है और इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड वो बहुत सही थे अपनी जगह, मदन मोहन मालवीय यहाँ पर वो बहुत सही जगह थे, अपनी जगह बहुत सही थे। और वो, ठीक है, चलिए, क्लियर है। इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक, पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार किया था। ठीक, तो सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट was, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं। ठीक, मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब जल्दी से हमको बताओ कि सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया था, कल बताया था मैंने, जल्दी से बताओ। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से अधिनियम से दिया गया था, बताइए। तिनकठिया प्रणाली इसी में आया सर, अभी सब आएगा, पढ़ते रहो, सब आएगा लाइन से, घबराओ मत, सब आएगा। तो कौन से अधिनियम से दिया गया था, 1909, बिल्कुल सही। तो अगेन नोट करके क्या दे दिया जाएगा कि मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल कब आया, 1909 के भारतीय शासन अधिनियम,
भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम द्वारा दिया गया था, दिया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट was given to Muslims in Indian Government Act, Indian Government Act 1909। और इसको और किस नाम से जानते हैं? 1909 के अधिनियम। सिलेबस पे कोई वीडियो है क्या? हाँ बेटा, आप सामान्य अध्ययन का सिलेबस डिस्कशन सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। बताइए सर, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे ना साथ साथ में? बेटा ये सब क्वेश्चन आंसर ही है, जो पूछता हूं मुंह से सब क्वेश्चन आंसर ही है। अगर आप वैसे सोच रहे हो कि पहले टॉपिक फिर क्वेश्चन आंसर फिर उसका डाउट सेशन, तो फिर तो 1 साल चाहिए तैयारी करने के लिए, 1-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ना। तो थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो, ठीक है? अपने आप को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, घबराओ मत। पहले पढ़ा लेने दो, हमको पढ़ाने तो दो यार, पढ़ाने तो देते नहीं हो तुम लोग। यही बात, इसीलिए सब चिढ़ के भाग जाते हैं तुम लोगों से। हमारा क्या है कि हमको इतना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते कि हमको जो है ना वो पता है कि कैसे टैकल किए करना है तुम लोगों को। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो इट इज नोन एज इंडियन गवर्नमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक, तो ये भी आपका सवाल आएगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किसको बोलते हैं? तो 1909 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को। क्या हुआ था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में? सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। किसको दिया गया था? मुस्लिमों को दिया गया था। ये क्या था? ये फूट डालो और बांटो, बांटो और फूट डालो की राजनीति का बिल्कुल लीगल एस्पेक्ट था 1909 वाला। ठीक, बिल्कुल लीगल एस्पेक्ट था। बिल्कुल क्या था? लीगल एस्पेक्ट था। ठीक, ठीक है विपुल जी, क्लियर है? तो ये सारी चीजें चल रही थी कब? 1916 के कॉन्फ्रेंस में। ठीक, अच्छा, सरोजनी नायडू ने इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को भारतीय एकता का, भारतीय एकता का राजदूत, भारतीय एकता का राजदूत कहा था, भारतीय एकता का राजदूत कहा था, एम्बेसडर, एम्बेसडर ऑफ इंडियन यूनिटी कहा था। किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया था। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? बताइए। तो ये नोट एकदम ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, ये नोट एकदम ध्यान में रखिए रहिएगा, ये वाला भी ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, ये वाला भी ध्यान में रखे रहिएगा। और फिर उसके बाद ये वाला भी आपसे पूछा जाएगा, ये वाला भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो सरोजनी नायडू ने क्या किया? सरोजनी नायडू ने क्या किया भैया? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को बोल दिया क्या कि वो क्या है? एम्बेसडर ऑफ इंडियन यूनिटी है। ठीक, एम्बेसडर यूनियन, एम्बेसडर ऑफ इंडियन यूनिटी। ठीक,
सर मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरा मैसेज नहीं दिख रहा। क्या मैसेज नहीं दिख रहा पूजा? तुम्हारा मैसेज हमको दिख रहा है। गुरुदेव, क्या मोहम्मद अली जिन्ना सच में एकता के राजदूत थे? देखो, आदमी का जो काम होता है उसकी परिस्थिति के हिसाब से होता है। जिस आदमी को 1916-17 में भारतीय एकता का राजदूत बोला जा रहा है, वो आदमी 1940 तक जाते जाते कहेगा कि हम एक अलग देश चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो इन 24 सालों में बदला होगा उसके जीवन में। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक और घटना हुई क्या? तो 1916 में एक आंदोलन चलाया गया जिसको बोला जाएगा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट चलाया जाएगा, होम रूल आंदोलन चलाया जाएगा, होम रूल आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक। अब कांग्रेस इकट्ठा हो ही गई थी, कांग्रेस इकट्ठा हो ही गई थी, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे। तो सबको लगा कि हाँ, कोई आंदोलन क्या होगा, डाला जाएगा, कोई आंदोलन क्या होगा, चलाया जाएगा। तो एक मूवमेंट छेड़ दिया गया जिसका नाम क्या था? होम रूल मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट था, इसके अंदर था क्या? ठीक है, होम रूल मूवमेंट था कि आयरलैंड की तर्ज पर, आयरलैंड को इंग्लैंड ने पहले ही क्या कर रखा था? होम रूल दे रखा था। तो आयरलैंड की तरह भारत में भी, आयरलैंड की तरह भारत में भी होम रूल, जिसमें सेल्फ डोमिनियन, कि हम लोग कुछ मुद्दों को छोड़कर, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार, सेल्फ डोमिनियन, सेल्फ डोमिनियन। ठीक, होम रूल या सेल्फ डोमिनियन, स्वशासन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वशासन। ये वो वाला स्वशासन नहीं है, एक्चुअली इसका हिंदी वर्ड नहीं है। सेल्फ डोमिनियन को सेल्फ डोमिनियन ही कहते हैं, पर इसका किताबों में लिख दिया जाता है स्वशासन। तो होम रूल की मांग उठने लगेगी, कि क्या होगी? मांग उठने लगेगी। और जगह जगह क्या होगा? होम रूल लीग को क्या किया जाएगा? इस्टेब्लिश किया जाएगा। होम रूल लीग को क्या किया जाएगा? स्टैब्लिश ना। जैसे इसके दो प्रमुख लीडर, इसके दो प्रमुख नेता, टू इंपॉर्टेंट लीडर, कौन कौन? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। तो तिलक ने पूना में, पूना में अपनी लीग स्थापित की। तिलक ने पूना में क्या किया? अपनी लीग स्थापित की। ठीक है। और एनी बेसेंट ने क्या किया? मद्रास में अपनी लीग स्थापित की। मद्रास में अपनी लीग एस्टैब्लिश की। मद्रास में अपनी लीग क्या की? स्टैब्लिश की। ठीक है। तिलक ने क्या किया? मद्रास में अपनी लीग एस्टैब्लिश की। ठीक है। सॉरी, तिलक कह रहा हूं, एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी लीग क्या की? एस्टैब्लिश की। जो तिलक की लीग थी, तिलक की जो होम रूल लीग थी, उसको बॉम्बे को छोड़कर, तिलक को बंबई में एंट्री नहीं थी, तिलक को बंबई में एंट्री नहीं थी। ठीक है। बिल्कुल मुकेश जी, आप एलिजिबल हैं। तिलक को बंबई में एंट्री नहीं थी। तो तिलक की जो लीग के प्रेसिडेंट थे, तिलक की लीग के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा। और जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी, तो प्रेसिडेंट कौन थे?
जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एन.सी. केलकर। अब हमसे पूरा नाम मत पूछना, बहुत मन कर रहा हो पूरा नाम जानने का तो सर्च कर लेना, ठीक। एन.सी. केलकर से काम चल जाएगा। एन.सी. केलकर, ठीक है। और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट होम रूल लीग, इसके जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे बताओ। एनी बेसेंट के प्रेसिडेंट कौन थे बताइए। सर वाईटी पे जो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं उसे एप्लीकेशन पर डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल डालेंगे, पूरी फाइल बनवा के डालेंगे। थोड़ा सा पढ़ा लेने दो हमको, थोड़ा पहले हम थोड़ा सा एक लगे मुझे कि हाँ मैं अपने ट्रैक पे हूँ, ठीक। क्योंकि अभी छठी क्लास है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट की, और जो मैंने सोचा हुआ था मैं उससे थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार उस पर आ जाने दो तो फिर डलवा देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या डलवाएंगे, मैं वन लाइनर फॉर्म में डलवाऊंगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक वन लाइनर फॉर्म में डलवाऊंगा, क्वेश्चन नहीं डलवाऊंगा, वन लाइनर फॉर्म में डलवाऊंगा, ठीक है। बताओ भाई, एनी बेसेंट वाले में कौन था प्रेसिडेंट। जॉर्ज अरुंडेल, बिल्कुल सही। जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल जो है वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। एक और नेता जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे वो कौन थे, तो सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर भी इस आंदोलन से जुड़े थे। अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि देखो, हर जिसके बारे में तुम पढ़ोगे उनका कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या न्यूज़पेपर होगा। तो एनी बेसेंट का तो ऑर्गेनाइजेशन भी था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इनका न्यूज़पेपर भी था। कौन कौन सा न्यूज़पेपर था बताओ, कौन कौन सा न्यूज़पेपर था बताओ। एनी बेसेंट के कौन कौन से न्यूज़पेपर थे बताओ। तो मुकेश जी उसमें सीजीपीए का नहीं आ रहा है क्या ऑप्शन, एक बार बीपीएससी में फोन करके पूछ लीजिए ना। लीग मतलब सर, लीग मतलब उनकी अपनी लीग बना लेना, इंस्टीट्यूशन बना लेना, ऑर्गेनाइजेशन बना लेना। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, तो टीमें खेलती है ना, तो टीम बन जाती है, वैसे ही उनकी टीम बन गई थी। तो तिलक की जो टीम थी उसमें प्रेसिडेंट ये थे। और वंदे भारत कह रहे हैं, कौन वंदे भारत किस चीज का। अरे एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर। बीपीएससी का नंबर कैसे पता चलेगा, अरे बीपीएससी का नंबर इंटरनेट से पता चलेगा। न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, बिल्कुल सही। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, ठीक। कॉमन व्हील, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, बताइए। क्लियर है बताइए। एनी बेसेंट का कद इतना बढ़ रहा था इस समय कि आप देखते हैं कि 1917 में, 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, कलकत्ता कॉन्फ्रेंस हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। आयरिश मूल की महिला क्या बन गई, भारत में
कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई और एनी बेसेंट क्या बन गई? प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यही सवाल आएगा और यही सवाल आएगा और यही तुम गलत करके चले आओगे, इसलिए ध्यान से सुनो। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। क्लियर? देखो कोई सरोजनी नायडू बोल रहा है, अभी इतना समझाया, बताओ। ठीक है सर, बैक स्लाइड दिखा दीजिए, लीजिए। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक, यानी आप देख रहे हो कि 1916 तक आंदोलन चल रहा है, पर आंदोलन एक सही पेस पे नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्लास में जब भी मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाता हूं, या अभी जब केवीएस का इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ये बात पूछी थी कि मूवमेंट के लिए क्या खास चीज होती है, कौन सी चीज है जो मूवमेंट को खास बनाती है। किसी भी मूवमेंट को, किसी भी मूवमेंट के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक, कहाँ की थी सर ये मतलब आयरिश लेडी थी, फिर ब्रिटेन से होते हुए इंडिया आएंगी, मूलतः आयरिश थी। पब्लिक सपोर्ट। देखो किसी भी मूवमेंट के लिए ना तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। दूसरा होता है आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। ठीक, ठीक है, विचारधारा। और तीसरी चीज होती है नेतृत्व, लीडरशिप। यहां पर क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है कांग्रेस, एक आइडियोलॉजी भी है कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, या हमें क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए, या हमें सेल्फ डोमिनियन चाहिए। आइडिया भी है। दिक्कत कहां आ रही है, कोई एक सिंगल इस तरह का लीडर नहीं है जिसको सब अपना लीडर मान सके और उसके पीछे खड़े हो सके। धोनी नहीं है कोई, इस पूरे आंदोलन का कोई धोनी नहीं है। तो एक महेंद्र सिंह धोनी की तलाश है, एक ऐसे लीडर की तलाश है जो बोलेगा कि मैं इसको लीड करूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको मेरे साथ चलना है। इसमें टीम अच्छी है हमारी, हमारे पर लीडर की कमजोरी है। दादा भाई नौरोजी बहुत बढ़िया लीडर थे, पर उनकी एज ज्यादा हो गई थी, तो वो कब तक रहेंगे कोई पता नहीं था। तिलक अच्छे लीडर थे, लेकिन तिलक को नरमपंथी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लाला लाजपत राय अच्छे लीडर थे, पर नरमपंथियों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले बढ़िया लीडर थे, पर गर्मपंथियों को नहीं पसंद थे। फिरोज शाह मेहता अच्छे लीडर थे, पर गर्मपंथियों को नहीं पसंद थे। एनी बेसेंट बढ़िया लीडर बन के निकल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना अच्छे लीडर बन के निकल रहे थे, पर वो बात नहीं थी कि, समझ रहे हो ना, कि सबको साथ ले सके। क्योंकि लीडर कहां था हमारा, लीडर तो था साउथ अफ्रीका में। लेकिन क्या होगा, 9 जनवरी 1915 को लीडर अपना क्या होगा, साउथ अफ्रीका से आ जाएगा। ठीक, तो 9 जनवरी, 9th ऑफ जनवरी 1915, ये वो दिन है जिस दिन गांधी
46 वर्ष की अवस्था में, 46 वर्ष की अवस्था में दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। 46 वर्ष की अवस्था में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम, गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो बैकग्राउंड में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि गांधी जो है 1893 में, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि गांधी कब पैदा हुए थे, उनके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, ये सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक, और पूछा भी नहीं जाएगा। तो गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक, दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन था, केस लड़ने, केस लड़ने भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी भाई बड़े बाप के बेटे थे, करमचंद दीवान के बेटे थे, उनके पिता दीवान थे पोरबंदर के, तो 1869 में पैदा हुए थे। थोड़े दिन बाद जो है वो अपना पढ़ाई लिखाई करने लगे, पढ़ने लिखने में तेज थे, तो इनको स्कॉलरशिप भी मिल गई, बाप के पास पैसा भी था, तो बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए चले गए इंग्लैंड, क्योंकि उस समय जो बढ़िया लॉ की पढ़ाई होती थी वो इंग्लैंड में होती थी, और बहुत तरीके के लॉ पढ़ने पड़ते थे उसमें। कंपनी लॉ बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, और ट्रेड वेड का लॉ पढ़ना पड़ता था, और ट्रेड के लॉ की पढ़ाई या तो इटली में होती थी अच्छी, या फिर इंग्लैंड में होती थी, तो ज्यादातर लोग इंग्लैंड जाते थे क्योंकि बढ़िया कॉलेज थे वहां पे। तो इंग्लैंड पहुंच गए साहब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, पढ़ाई वढ़ाई करके वहां से लौटे वोटे, तो लौटे तो एकदम से दादा अब्दुल्ला का आ गया कि भाई तुम, टेलीग्राम आ गया कि अगर आप हमको तलाश है तो आप आ जाइए, तो ये चले गए वहां पे। जो आदमी इंग्लैंड में पढ़ा है वो इंग्लैंड के रूल को बहुत नजदीक से देख रहा है, वो देख रहा है कि इंग्लैंड जब इंग्लैंड में रूल करता है तो वो बिल्कुल अलग होता है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां राइट्स है, वहां लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। तो जो उस इंग्लैंड के रूल को देखा है उसको नहीं पता है कि भारत में क्या चल रहा है या कहीं और क्या चल रहा है। सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखती है, तो गांधी के दिमाग में इंग्लैंड के रूल की छवि बिल्कुल अलग थी। तो साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां देखे कि भारतीयों के साथ तो बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है, ये भी फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठ गए थे। अंग्रेज आया, उठा के बोला कि यू स्वाइन यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट क्लास में बैठने की, चोरी वोरी किए हो क्या, कपड़ा वपड़ा देखने लगा कि चोरी करके पहने हो क्या, उठा के बाहर फेंक दिया। जब गिरे तब समझ में आया कि दुनिया में तो बड़ा अत्याचार है। इसीलिए कहते हैं जब तक खुद की सीता का अपहरण नहीं होता कोई राम नहीं बन पाता है, ठीक। तो जब गिरे, मुंह के बल चोट लगी, मुंह फूट गया, तब समझ में आया कि यार दुनिया में तो बड़ा अत्याचार है। अब जो आदमी इंग्लैंड में उस क्रिश्चियनिटी को देखा है उसको ये बहुत अजीब लगेगा, तो वो बोलेगा कि यार ये तो वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये वो ईसाइयत नहीं है जिसको मैं जानता हूं। फिर ये लोगों से पता करेंगे कि भाई ये क्या नौटंकी है, तो बताएंगे सारे लोग कि नहीं यहाँ पे ये लॉज बने हैं और इस लॉज को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब गांधी जी को ये बात नागवार गुजरेगी, आदमी सही थे अंदर से, गलत को गलत बोलना जानते थे, चाटुकारिता नहीं थी, गोदी मीडिया नहीं थी उस समय, तो गलत को गलत बोलने लगे तो मार भी पड़ी। फिर धीरे धीरे ये समझ गए कि इनको वहां पे क्या करना होगा, ये काम करना होगा, ठीक। तो इन्होंने वहां पर एक क्या बनाया, आश्रम बनाया, ठीक। इन्होंने वहां पर क्या बनाया, एक आश्रम बनाया, ठीक है। क्या बनाया, आश्रम बनाया, ठीक। तो 1894-95 में, 1894-95 में
इंडियन नटाल कांग्रेस की, इंडियन नेटल कांग्रेस, इंडियन नेटल कांग्रेस की स्थापना की। थोड़े दिन बाद वहां पर क्या किया, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, टॉलस्टॉय फार्म हाउस बनाया और इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नाम का, इंडियन ओपिनियन नाम का नामक समाचार पत्र लिखा। ठीक है। 1906 में उन्होंने पहली बार वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। 1906 में गांधी ने पहली बार, गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है। 1906 में पहली बार क्या होगा, प्रयोग किया वहां पर सत्याग्रह का। ठीक है। सत्याग्रह का प्रयोग किया और फिर क्या होगा, समहाउ वहां पे जिन कानूनों का वो विरोध कर रहे थे उसमें उनको सक्सेस मिल गई। ठीक, सक्सेस मिली। तो अब आप बताइए कि एक आदमी जो भारत में पैदा हुआ है वो विदेश में जाकर, दक्षिण अफ्रीका में जाकर इंडियंस के लिए बेहतर डिमांड्स करवाने में कामयाब हो जा रहा है, करवाने में कामयाब हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो जब वो आदमी भारत आएगा तो लोग उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे ना। अगर आप परेशान हैं और आपको पता चल रहा है कि आपका छोटा भाई जो है दुबई में बढ़िया पैसा कमा रहा है, तो जब वो दुबई से वापस आएगा तो आप उसकी तरफ आशा भरी निगाह से देखेंगे कि आपको कुछ पैसा देगा, यही हमारी गरीबी दूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो गांधी के आने से पहले गांधी का भूत भारत आ गया था। लोगों को लगा कि बस गांधी आएंगे और अंग्रेज यहां से क्या हो जाएंगे, भग जाएंगे, उनका नाम सुनते ही भग जाएंगे। एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। जैसे हम लोगों का क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया पहले खेला 360 रन बना दिया, तो अब हम लोगों को लगता था कि अब सचिन आएगा, सचिन जो है एकदम क्या करेगा, मारेगा मैकग्राथ को और शेन वॉर्न को, सैकड़ा बना देगा, जिता देगा भारत को। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, सचिन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, सचिन आउट हो गए। आउट हो गए तो हमें लगा क्या, यार ये तो जब बड़ा मैच आता है ना तो ये आउट हो जाता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं और वो उस काम को नहीं कर पाता है तो हम उसको जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, बजाय अपने तरफ देखने के कि भाई क्यों, टीम में 10 लोग और भी है ना, सब वही करेगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे। तो गांधी से एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। और गांधी इस बात को समझते थे कि यार इतना काम आसान होगा नहीं। और जब आदमी को ये लगता है कि उसके लिए ये काम नहीं आसान होगा, तब आदमी को अपने या तो माँ की याद आती है या अपने टीचर की याद आती है। तो गांधी को भी अपने राजनीतिक गुरु की याद आएगी जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी बोलेंगे कि क्या किया जाए सर, आप ही बताइए। तो गोखले बोलेंगे कि देखो, अगर भारत को जानना है ना तो पहले घूमो, पहले पूरा भारत घूमो। तुम तो ज्यादा रहे नहीं भारत में, तुम थोड़ा बड़े हुए, पढ़ने चले गए बाहर, वापस आए इंग्लैंड चले गए, तो तुम तो जानते ही नहीं हो एक्चुअली इंडिया है क्या। तो इंडिया को जानना है तो उसके गांव गांव घूमना पड़ेगा। तो 1916 से गांधी ने अपने इंडिया को विजिट करने की पूरी जर्नी का आरंभ शुरू किया। और उसी क्रम में एक दिन उनसे राजकुमार शुक्ल की भेंट हो जाएगी जो गांधी को चंपारण बुला लेंगे और यहां से गांधी
गांधी नहीं रहेंगे, गांधी महात्मा बन जाएंगे। तो गांधी के महात्मा बनने की क्या गति रही, कैसे राजकुमार शुक्ल उनको मिलेंगे, क्या चीजें हुई, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, गांधीयन एरा में पढ़ेंगे, यानी 1920 से 1947 वाला। तो पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? बैकग्राउंड। सर आपने 1906 लिखा है। हाँ बेटा, 1906 में साउथ अफ्रीका में। ये भी बात साउथ अफ्रीका की हो रही है ना यहाँ पे। ये लिखना पड़ेगा क्या मुझे यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार प्रयोग किया? ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने शुरुआत की लखनऊ अधिवेशन से, और लखनऊ अधिवेशन से मैंने जब शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल गरम दल एक साथ आ गए। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होगा जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाएगा। इसमें दोनों बोले कि हम एक बढ़िया गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि क्या करेगी? कायदे से रूल करेगी। तिलक और जिन्ना को इसका क्रेडिट दिया जाता है लखनऊ पैक्ट का, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के एक होने का क्रेडिट दिया जाता है तिलक और एनी बेसेंट को। लखनऊ समझौते का अपोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो मदन मोहन मालवीय थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से दिया गया था। इसी समय 1916 में ही सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारतीय एकता का राजदूत कहा, और फिर 1916 में एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा, होम रूल मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट के बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में गांधी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ाइए। नहीं बेटा, अभी क्लास है ना टीजीटी एसएसटी वालों की। ठीक, तो मैं कोशिश करता हूं कि मंडे से, या तो मंडे टू फ्राइडे के लिए हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर कुछ रास्ता निकालेंगे, अगले वीक तक तो पक्का करा देंगे। संडे क्लास लेंगे? नहीं यार, संडे नहीं लेंगे। संडे थोड़ा सा घर का भी काम कर लेने, बीवी मार के भगा देगी ना कि वहीं रहो, तुम क्या करोगे घर आके, है ना। वैसे भी हम बहुत अत्याचार किए हैं उसके ऊपर। तुम बच्चों के चक्कर में उसको समय बिल्कुल दिए नहीं, ना बच्चे को समय दे पा रहे हैं। मार के भगा देगी, बस किसी दिन तलाक करा दोगे तुम लोग। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, नमस्कार। हाँ, कोशिश करते हैं प्रिया, मंडे टू फ्राइडे की कोशिश करते हैं।